नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सर्टिफिकेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ आरएस प्री 2021 के विज्ञान के प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या सहित हल। तो सबसे पहली बात है कि आरएस के प्री पेपर में साइंस के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो अपने उन सभी 10 प्रश्नों का एकदम एग्जैक्ट जो राइट आंसर है उसके बारे में विचार करेंगे, उसके बारे में अपना एनालिसिस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए, हाँ एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, अगर पटवार के सभी चारों शिफ्ट के पेपरों की आंसर जो की है साइंस वाले क्वेश्चंस की अगर आपने नहीं देखी है तो इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने वही आपको बताया है, तो उसका भी ज़रूर जो है आप लोग एक बार अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। अपने साथियों तक शेयर तो करना ही है। और मेन बात, अभी आरएस प्री 2021 का जो आज ही पेपर हुआ है उसके अंदर साइंस के क्वेश्चनों को जो है मैं हल आप लोगों तक लेके आया हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता खाली स्थान है एवं उसका गर्भस्थ शिशु खाली स्थान है। अच्छा, गर्भस्थ शिशु और माता जो है उन दोनों का आपसे पूछा गया ना। तो सबसे पहले मैं एक इसमें बताता हूं कि रोग का नाम क्या है। तो रोग का नाम जो इसमें वो है गर्भ रक्ताणु कोरकता। मतलब समस्या जो है वो कौन सी है, प्रश्न में समस्या है गर्भ रक्ताणु कोरकता। ये एक रोग है। इस रोग के अंदर उन्होंने ये पूछा है कि माता जो होता है उसका किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है और साथ ही साथ जो उसका जो पुत्र है ना, शिशु जो है उसका रक्त समूह किस प्रकार का हो सकता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर किसी ने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा तो वो निश्चित रूप से गलत करेगा, क्योंकि हम लोग इसको इस प्रकार से याद रखते हैं कि गर्भ रक्ताणु कोरकता नामक रोग के लिए कि जो पुरुष और महिला है उसका रक्त समूह किस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा बदला गया है। उन्होंने पूछा है कि माता का रक्त समूह बताओ और शिशु का रक्त समूह बताइए, है ना। तो माता का रक्त समूह तो होगा RH नेगेटिव और पुत्र का रक्त समूह होगा RH पॉजिटिव। तो इसके अंदर है RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव ऑप्शन दे रखा है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा सबसे पहले माता का RH नेगेटिव, यानी कि उसमें लिखा हुआ है RH हीन, और एक ऑप्शन आपके पास बनेगा RH पॉजिटिव यानी कि RH सहित। बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार इस प्रश्न को तैयार किया गया है। और अगर मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन और कर देता हूँ, इसमें जो पुरुष और महिला जो होती हैं, पुरुष और महिला, इस पुरुष और महिला का सिस्टम क्या होता है कि अगर पुरुष पॉजिटिव हो और महिला अगर RH नेगेटिव है तो उस रोग के अंदर कंडीशन ये प्रकार की बनती है ना। तो इसमें क्या है, पुरुष और महिला का नहीं पूछा, इसमें पूछा महिला और शिशु का, है ना। यानी कि जो गर्भस्थ शिशु है, गर्भस्थ मतलब उसके संतान है, उसके बारे में जो है वो बात पूछी गई है। तो गर्भस्थ शिशु की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें माता नेगेटिव और शिशु पॉजिटिव होगा तो ही उसके अंदर ये रोग हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ढंग से पढ़ के इस प्रश्न का जवाब देना था। बहुत ही शानदार लैंग्वेज बनाई गई इस प्रश्न की। और अब मैं बात कर रहा हूँ एक और क्वेश्चन के ऊपर। उसमें ये पूछा गया आप लोगों से कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, है ना। तो वसा में विलेय विटामिन की बात पूछी गई है कि वसा में विलेय विटामिन कौन से हैं, ठीक है। और वसा में जो विलेय होते हैं मैं आपको बता दूं वो विटामिन जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। वसा में विलेय विटामिन जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है आपके पास ऑप्शन बनेगा विटामिन A, D, E व K, ये चारों विटामिन इसमें होते हैं। तो आपके ऑप्शन में विटामिन B और D दे रखा है, A और C, A और D और C और E दे रखा है। तो इसके अंदर आप ये देख लीजिए आपके ऑप्शन में सिर्फ A और D बना है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो वसा में विलेय विटामिन जो है वो कौन से होते हैं, A, D, E और K। ऑप्शन में A और D दे रखा है, तो आप लोगों को इसको हल करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने हल कर लिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ जो पशुपालन से संबंधित है, इसको थोड़ा देख लीजिए। कड़कनाथ, है ना, ये किसकी नस्ल है। अच्छा, इसमें देखो किस्म लिख रखा है, तो ये भी मिसप्रिंट ही मान ली। किस्में जो होती है हमेशा किसकी होती है, पेड़ पौधों की होती है। किस्में कभी भी पशुओं की नहीं हुआ करती। तो कड़कनाथ जो है वो क्या है, नस्ल है, किस्म नहीं कह सकते अपने इसको, है ना। तो कड़कनाथ जो है वो किसकी नस्ल है, आप याद रखेंगे ये नस्ल जो है ये किसकी होती है, मुर्गियों की नस्ल होती है, ठीक है ना। और कड़कनाथ जो है वो कौन सी मुर्गी है, मैं आपको ये और बता दूं कि यह देसी नस्ल की मुर्गी मानी जाती है
है ना। देसी नस्ल की मुर्गियों के अंदर हम किसको पढ़ा करते हैं, कड़कनाथ को। इसके साथ साथ 2-3 और देसी नस्ल की मुर्गियां जैसे कड़कनाथ, घाघस, बुस्तरा, ऐसे करके कुछ नाम आते हैं, ठीक है ना। कड़कनाथ भी नाम आ जाते हैं, घाघस भी नाम आ जाता है, बुस्तरा नाम भी आ जाता है। ये सब देसी नस्ल की मुर्गियां होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 सेट हो जाएगा। ये पशुपालन से संबंधित जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में एक प्रश्न और अपने बात कर रहे हैं, और वो प्रश्न पूछा गया है स्टेथोस्कोप के बारे में। स्टेथोस्कोप, थोड़ा सा उसको और पढ़ लेते हैं कि जो स्टेथोस्कोप होता है वो आपने नोटिस किया होगा कि एक डॉक्टर जो अपने गले के अंदर एक औजार सा लेके घूमता है, एक उसके पास कोई जो यंत्र होता है अपने आप में। तो स्टेथोस्कोप जो है उसमें जो दिल की धड़कन होती है ना, यानी कि जो धड़कन होती है उस धड़कन का कारण क्या है। तो ये जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, परावर्तन द्वारा और ध्रुवण द्वारा। तो इसमें आप लोग ये ध्यान रखना कि इसका जो राइट आंसर है वो है परावर्तन द्वारा, है ना। और इसमें भी मूल आंसर जो है बहु परावर्तन द्वारा। अपवर्तन तो तब होता है जब मतलब कोई माध्यम जो होता है उसमें से ध्वनि सीधी निकल जाती है ना। परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस मुड़ना। तो ध्वनि जब टकराकर वापस मुड़ती है तो उसकी एक अलग ही प्रकार की साउंड जो है वो अपने को स्टेथोस्कोप के अंदर सुनाई देती है। तो आप इसमें याद रखना बहु परावर्तन द्वारा जो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन पूछा गया है सीएनजी के बारे में, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसके बारे में बात अपने से पूछी गई है। तो मैं थोड़ा सा इसमें भी आप लोगों को बता दूं कि जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, इसके अंदर कौन सी गैस को कॉम्प्रेस किया जाता है। तो इसमें हम लोग मीथेन गैस को कॉम्प्रेस करते हैं। ये इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन ऐसे कई दे रखे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा मीथेन। हाँ, एक मैं आपको और बता दूं कि जो एलपीजी होता है यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, उसके अंदर हम लोग किसको पढ़ते हैं, उसके अंदर हम लोग ब्यूटेन व प्रोपेन को जगह दिया करते हैं, है ना। ब्यूटेन और प्रोपेन को उसमें जगह दिया करते हैं। तो ये जो है 5 क्वेश्चन मैंने अभी आपको हल करवा दिए हैं, और अब उसके आगे जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपने लोग जो है वो बात कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें देखिएगा एक रोग दिया गया है जिसका नाम है जापानी इंसेफेलाइटिस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है। इंसेफेलाइटिस प्रश्न ये है कि यह रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो साथियों इसमें ये याद रखना है कि जापानी इंसेफेलाइटिस जो है वो किसको प्रभावित करता है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख रोग माना जाता है ना। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले रोगों के अंतर्गत जापानी इंसेफेलाइटिस नामक जो रोग है इसको अपने शामिल करते हैं। एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें है कि उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में माना जाता है ना। उल्टा पिरामिड, ठीक है ना। इन्वर्जन पिरामिड जो है उसकी बात हो रही है। तो उल्टा पिरामिड जो है वो किस पारिस्थितिक तंत्र में देखा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है घास के मैदान, वन, टुंड्रा और समुद्री। तो एक तो बात याद रखें कि उल्टा पिरामिड, और वो भी किसका, बायोमास का। बायोमास का मतलब हो गया जैव भार का पिरामिड, है ना। जैव भार के पिरामिड की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखिए आप, है ना, इस क्वेश्चन को अपने ऑप्शन से हल करना है। कैसे करना है वो देखिए। पहला ऑप्शन घास के मैदान, घास के मैदान, है ना। और दूसरा ऑप्शन है इसमें देखिए समुद्री, ठीक है, समुद्री इकोसिस्टम। तीसरा ऑप्शन इसमें है वन, और चौथा ऑप्शन इसमें है टुंड्रा। टुंड्रा जो होता है ये भी किसके लिए फेमस होता है, वनस्पति के लिए फेमस होता है, अर्थात ये भी वनों के लिए फेमस होता है। तो अगर इसको थोड़ा सा अगर अपने दिमाग से सोचें तो ये पता चलेगा कि ग्रासलैंड, वन और टुंड्रा ये सब तो हैं स्थलीय इकोसिस्टम, ठीक है ना। और समुद्री जो है वो कैसा है, वो है एक्वाटिक इकोसिस्टम। अगर दिमाग इस्तेमाल किया किसी ने और थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया, एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय इकोसिस्टम, है ना।
अगर इतना सही सोच लिया तो हमारा जो उत्तर है वो एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ये भी स्थलीय है, ये भी स्थलीय है, टेरेस्ट्रियल है, ये भी स्थलीय है, तो फिर अलग कौन सा है इन तीनों में, तो वो कौन सा है, समुद्री। और समुद्री क्या है, एक्वाटिक यानी जलीय इकोसिस्टम है। और जलीय इकोसिस्टम के जैव भार के पिरामिड सदैव कैसे होते हैं, उल्टे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा बनेगा, समुद्री बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में आ चुका है अपने RS प्री में। और 1% इसके बाद में मैं आपको और बता रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वीडियो जो है उसको शेयर जरूर कर देना भाई, और लाइक तो करना ही है। एक्सप्लेनेशन को समझते रहना है साथ में कि मैं किस प्रकार से आपको वो प्रश्न जो है एक्सप्लेन करके आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन अपने और कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन है मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया है ना। तो सबसे बड़ी समस्या अपने को ये देखनी है कि मैलिग्नेंट कहते किसको है ना। मैलिग्नेंट उसको कहते हैं जो बहुत ही घातक होता है, बहुत ही घातक होता है। और घातक के लिए हम कई बार दुर्दम शब्द का भी प्रयोग कर लिया करते हैं। वैसे तो मैलिग्नेंट शब्द जो है यह कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर नाम की ट्यूमर हुआ करती हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर मैलिग्नेंट कैंसर में तो डाला नहीं, उसने किसके लिए डाला है, मलेरिया के लिए। तो वो कौन सा मलेरिया है जो घातक होता है, तो उसने ये पूछा है कि इस मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम बताइए, है ना। इस मलेरिया के प्रोटोजोआ का जो नाम है वो आपसे पूछा है। तो इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी है, प्लाज्मोडियम ओवेल नाम का भी है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम भी है, प्लाज्मोडियम मलेरी भी है ना। 4 प्रजातियां इसने दे रखी है। तो आप याद रखें इसके अंदर हमें शामिल करना है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम को, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम को, है ना। और वैसे देखें ना तो एक बात और याद रखना, इसमें ऑप्शन प्लाज्मोडियम ओवेल जो है वो भी बन सकता है, लेकिन प्लाज्मोडियम ओवेल जो है वो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम की एक प्रजाति होती है, वो इसकी एक स्पीसीज होती है। तो मेन तो कौन है, मेन तो है फॉल्सीपेरम, इसकी प्रजाति कौन सी है, ओवेल। और इसमें दोनों को दे रखा है, तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम को अपने इसमें प्रेफरेंस देनी है, ठीक है ना। तो ये इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, तो उसके बारे में भी अपने अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा ध्यानपूर्वक उसको भी देखना है और सुनना है। और ये क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर तो मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर अपने विद्यार्थियों के साथ हमने बात भी की थी कि अगर आप एक शब्द समझ लेते हैं तो हमारी समस्या काफ़ी हद तक जो है वो हल हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है जूनोटिक रोग नहीं है, जूनोटिक रोग नहीं है। तो इस रोग के लिए या इस प्रश्न के लिए आप सबसे पहले तो इस शब्द का अर्थ समझिए, है ना। देखिए इस शब्द का मीनिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम आनुवंशिक रोग पढ़ते आए हैं, संक्रामक रोग पढ़ते आए हैं, असंक्रामक रोग पढ़ते आए हैं, है ना, या छुआछूत की बीमारी संसर्गजन्य रोग पढ़ते आए हैं, या फिर अपने बोल सकते हैं कंटेजियस डिजीज अपने पढ़ते आए हैं। लेकिन आज हमारे सामने एक नया शब्द आया, कौन सा, जूनोटिक डिजीज क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें शब्दों का अर्थ निकालिए आप लोग, है ना। जूनोटिक शब्द में मेन शब्द है वो है जून, और जून शब्द का मीनिंग है एनिमल। जून शब्द का मीनिंग क्या होता है, एनिमल होता है। एनिमल यानी कि कोई भी प्रकार का जंतु, जंतु कह सकते हैं, कोई प्रकार का जानवर अपने कह सकते हैं। यही कारण है कि जून शब्द से ही कौन सा शब्द बना है, आप लोग पढ़ते आए हैं, जूलॉजी शब्द बना है। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करना, है ना। तो जून शब्द जो है वो किससे बना है, एनिमल से। और ये क्या प्रश्न पूछ रहा है, जूनोटिक रोग नहीं है, वो कौन सा रोग है जो किसी जंतु से नहीं होता या जंतु से मनुष्य तक नहीं आता, उस रोग की बात ये कर रहा है ना। तो मैं इसमें सिंपल भाषा में इसको एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि जूनोटिक रोग वो रोग है जो जंतुओं से मनुष्य तक या मनुष्य में नहीं आता हो, उस रोग की ये जो है हम लोगों से बात कर रहा है ना। तो एक्सप्लेनेशन देखो एकदम, है ना, ढंग से पढ़ के देख लेना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे पहला देखिए इसमें एक ऑप्शन दे रखा है अपने से, प्लेग। तो प्लेग तो किससे आता है भाई साथियों, चूहों से हमारे शरीर तक पहुंचता है ना, चूहों से, पिस्सुओं से, इस वजह से हमारे शरीर तक आता है, तो जंतु से हो गया, है ना। एक इसमें दे रखा है इसने सार्स रोग, सार्स रोग। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा
कि जो सार्स रोग हैं वो कौन सा है, ये कोरोना वाला है जो ना, उसकी बात हो रही है, कोरोना वायरस की बात हो रही है। तो यह भी किससे हो रहा है, जंतुओं से हो रहा है। और आप लोगों ने तो ये भी सुना होगा कि सार्स रोग के बारे में यहाँ तक कहा गया है कोरोना के बारे में कि यह किससे हो रहा है, चमगादड़ से हमारे सिर तक आया। ऐसा भी आप लोगों ने जो है न्यूज़ वगैरह में या किसी बुक्स वगैरह में आपने ऐसा पढ़ा होगा। एक है, मैं आपको 3 नंबर और बता रहा हूँ, वो देखिए, वो है रेबीज। रेबीज जो रोग होता है वो किससे होता है, वह कुत्ता के माध्यम से हो सकता है, बिल्ली के माध्यम से हो सकता है, बंदर के माध्यम से हो सकता है हमारे सिर तक, है ना, और ये साथ ही साथ भेड़िए के काटने से भी हमारे सिर तक हो सकता है। तो जंतुओं से हुआ कि नहीं हुआ, देखो, है ना। एक रोग इसमें और है, उसका मैं नाम आपके सामने लिख रहा हूं, वो है म्यूकोरमाइकोसिस। अब देखिए आप थोड़ा ढंग से ना, म्यूकोरमाइकोसिस, व्हाट इज दिस, म्यूकोरमाइकोसिस क्या है। तो आप इस रोग में ये पढ़ेंगे, यह किससे होता है, कवक से होने वाला रोग है। यह किससे होने वाला रोग है भाई, कवक से होने वाला रोग है। तो म्यूकोरमाइकोसिस क्योंकि कवक से होने वाला रोग है, तो ये जूनोटिक रोग नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि 90% से अब वो लोग तो जो है इस शब्द को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। और अगर वैसे भी अगर किसी ने अपना मतलब दिमाग लगाया, है ना, व्यावहारिक अगर दिमाग लगाकर कोई बच्चा इस प्रश्न को हल करना चाहेगा तो ज़रूर हो सकता है कि प्लेग रोग, सार्स रोग, रेबीज रोग, ये तो वो रोग हैं जो हमारे शरीर में हम लोग देखते हैं और किसी न किसी जंतु की वजह से होते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस रोग एक अलग ही सही नाम है जो कवकों से होता है। तो हाथों हाथ जो है हम इस रोग को अन्य रोगों से क्या कर सकते हैं, भिन्न कर सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी जो है आराम से हल हो सकता है। तो एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको ये भी बता दिया। और अब हम लोग अंतिम प्रश्न पर बात कर रहे हैं, यानी कि 10वें प्रश्न पर बात कर रहे हैं। और आरएस के अंदर देख लो, साइंस के 10 क्वेश्चन है और 10वें क्वेश्चन पर हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही शानदार और मज़े की बात यह है कि जो 10वां क्वेश्चन है इस पर मैंने वीडियो बनाया था अभी, गुणसूत्री विपथन से संबंधित। और अगर आप बुद्धिमान हैं तो शायद देखा होगा, बाकी देखते तो आप लोग कम ही है। दूसरों की वीडियो जो है ऊज लूज जो है वो तो आप देख लेते हैं, ढंग की चीज़ तो आप देखते नहीं है भाई। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। वो क्वेश्चन है, ऐसा पूछा गया है ट्राइसोमी, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मोनोसोमी, डाइसोमी और ट्राइसोमी को एक्सप्लेन किया था अपनी ऑनलाइन वीडियो के अंदर, देख लेना आप एक दिन, है ना। तो ट्राइसोमी 21 ये कह रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ट्राइसोमी का मतलब क्या है। ट्राई का मतलब हो गया 3, सोमी का मतलब हो गया गुणसूत्र। अब ये देखिए जोड़े में गुणसूत्र हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ जोड़े में गुणसूत्र कितने हो रहे हैं, 3, है ना। और 3 गुणसूत्र हो कौन से रहे, 21वां ट्राइसोमी के अंदर आ रहा है। मतलब ये जो गुणसूत्र की बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो 21वां गुणसूत्र है उसका क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है। तो मैं ये लिखूंगा 21वें का दोहराव, समझ रहे हो ना। 21वें का क्या लिख रहे हैं, अपने दोहराव लिख रहे हैं। यानी टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46, लेकिन इसमें एक और जुड़ गया 21वां, दोबारा आ गया, कितने गुणसूत्र हो गए, 47। तो इसमें प्रारूप बनेगा 45 प्लस XY या XX अपने कह सकते हैं। और इस रोग का नाम क्या है, इस रोग का नाम है डाउन सिंड्रोम, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंगोलता या मंगोलिज्म के नाम से भी अपने इसको जानते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट किससे पूछा गया है, गुणसूत्रीय विपथन से इस प्रश्न को जो है हमारे एग्जाम में पूछा गया। और मैंने स्पेशली गुणसूत्री विपथन पर 10-1 मिनट का एक वीडियो जो है वो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया था। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि अगर मैं किसी टॉपिक को इम्पोर्टेंट मान के आप लोगों के लिए 10-10 मिनट के वीडियो अवेलेबल करवाता हूँ तो इसमें कोई दिक्कत है क्या। एक पर्सन भी अगर अपना सही होता है 10 मिनट के एक वीडियो से, तो इससे बेटर आप लोगों के लिए क्या किया जा सकता है ना। विश्वास कीजिए, वीडियो को देखा करो। साइंस से संबंधित जब कोई प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आप वीडियोस को देखें, इनके एक्सप्लेनेशन को भी समझें। अगर आपने एक्सप्लेनेशन भी समझ लिया तो मान के चलो भविष्य में किसी और एग्जाम के लिए भी आप अपने जो है प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। एक मैंने और बताया था, 21 तारीख को एक मैंने वीडियो डाला था कि पटवार में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे करके। आप क्या मानते हैं, उस पटवार के लिए जो मैंने वीडियो डाला था उस वीडियो के अंतिम समय में, यानी कि अंतिम 3 से 4 मिनट के अंदर से
पटवार के एक ही शिफ्ट के अंदर 4 से 5 प्रश्न जो है उसमें आ चुके हैं। एक वीडियो से एक ही शिफ्ट में जिसमें पटवार के 9 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर 3 मिनट के वीडियो में से अगर आप मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन अपने हल हो जाते हैं, और क्या चाहिए भी तुम लोगों को, है ना। लेकिन फिर भी उस वीडियो को देखने वाले बच्चों की अगर मैं संख्या देखूं तो बहुत कम। तो अगर अब भी आप लोग जो है नहीं समझ पा रहे कि किस प्रकार के अपने को वीडियो देखने चाहिए, किस प्रकार के अपने को कंटेंट पढ़ना चाहिए, तो फिर परीक्षाओं में जो परिणाम है वो स्वाभाविक रूप से ऐसे ही आने वाले हैं। और मैं तो अब भी आपको कह रहा हूँ कि ज़रूर अपने जो है नोट्स बनाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छे क्वेश्चंस को देखो। एक एक प्रश्न जो है अपने कंपटीशन एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए इन सभी प्रश्नों को एक बार आप लोग एनालिसिस ज़रूर करना, देखना, अपने साथियों तक शेयर भी करना। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच।